नमस्कार। रिवीजन की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रिवीजन वाली क्लास। हमने इससे पिछली कक्षा में अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, छंद आदि का रिवीजन किया और आज वाली कक्षा में हम पद्य भाग का रिवीजन कर रहे हैं। पद्य भाग के बाद हम गद्य भाग का रिवीजन करेंगे और गद्य भाग के बाद हम और जो हमारा पाठ्यक्रम है उस हिसाब से रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमारे हिंदी साहित्य का पेपर 10 अप्रैल को है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। सबसे पहला हमारा टॉपिक है जयशंकर प्रसाद। पहला पार्ट कौन सा है? अब ध्यान रखना, आप लोग रिवीजन का मतलब है आप भी बोलेंगे, मैं भी बोल रहा हूं, क्योंकि ये पढ़ा चुका हूं मैं कक्षा में। जयशंकर प्रसाद। अब इनकी हमारे पाठ्यक्रम में कितनी रचना है? 2। पहली कौन सी है? देवसेना का गीत। और दूसरी कार्नेलिया का गीत। पहली बात तो यह है कि हमें ये दोनों याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इनमें से व्याख्या आती है, देवसेना का गीत में से व्याख्या आती है और हम उसमें लिख के आते हैं कार्नेलिया का गीत, तो नंबर नहीं मिलेगा। तो ये याद होना जरूरी है। और दूसरी बात, ये कहां से ली गई है, किस नाटक से ली गई है, ये भी याद होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि 90% बच्चों को याद नहीं, सिर्फ ऐसे लिख देते हैं देवसेना का गीत। अगर बोर्ड के पेपर में प्रश्न आता है देवसेना का गीत किस नाटक से लिया गया है, बच्चों को इसका पता नहीं। तो ये किस नाटक से लिया गया है? स्कंदगुप्त नाटक से। शाबाश। और कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से। कहने का मतलब यह है कि अगर पेपर में प्रश्न आए देवसेना का गीत किस नाटक से लिया गया है, स्कंद, ठीक, कार्नेलिया का गीत किस नाटक से लिया गया है, तो हमारा उत्तर होगा चंद्रगुप्त नाटक से। दोनों प्रश्न क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनमें इस नाटक में क्या क्या है और इस नाटक में क्या क्या है। मतलब इस नाटक से जो अंश लिया गया उस अंश में क्या है और इससे जो लिया गया अंश है उसमें क्या है। तो सबसे पहले देवसेना का गीत लेते हैं। देखिए, जो देवसेना है वो देवसेना किससे प्रेम करती थी? हम लगातार 5 घंटे अध्ययन करेंगे। कितने घंटे? 5 घंटे। इस कक्षा में तो, इस रिवीजन वाली कक्षा में तो हम कितना अध्ययन करेंगे? 1 घंटे केवल। परंतु ऑफलाइन क्लास में हम कितना अध्ययन करेंगे? 5 घंटे। 8 बजे से लेके 1 बजे तक रोजाना क्लास लग रही है। जो आना चाहे उसका स्वागत है, जो नहीं आना चाहे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। घर पे रहो, मस्त रहो, पंखे की हवा खाओ, ऐश करो माँ बाप के पैसों। जो पढ़ना चाहे उनके लिए खुला दरवाजा है, जो नहीं पढ़ना चाहे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। तो देवसेना किससे प्रेम करती थी? पहला प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, देवसेना किससे प्रेम करती थी? वेरी गुड। और स्कंदगुप्त किससे प्रेम करता था? अब यहां प्रश्न कितने बनते हैं ध्यान देना। अगर प्रश्न बने देवसेना कौन थी, तो उत्तर होगा मालव नरेश बंधु वर्मा की बहिन। पहला ही प्रश्न आ गया, देवसेना कौन थी, तो मालव नरेश बंधु वर्मा की बहिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवसेना किससे प्रेम करती थी? परंतु स्कंदगुप्त किससे करता था? अब प्रश्न खड़ा हुआ, तो विजया कौन थी? हुआ कि नहीं हुआ? तो आप उत्तर देंगे, बताओ। मालव के नगर सेठ की पुत्री। नगर सेठ की पुत्री।
और देवसेना के प्रेम को किसने ठुकराया? ध्यान दें, देवसेना के प्रेम को किसने ठुकराया? स्कंदगुप्त ने। किसने ठुकराया? वो कहते हैं ना कि मैंने तुझे चाहा और तूने चाहा किसी और को, और राम करे तू जिसको चाहे वो विजया चाहे किसी और को। और होता भी यही है, विजया अंत में स्कंदगुप्त के प्रेम को ठुकरा देती है और स्कंदगुप्त दोबारा देवसेना के सामने प्रेम प्रस्ताव रखता है, परंतु देवसेना भी इस प्रेम प्रस्ताव को मानने से मना कर देती है। इसलिए कहते हैं कि प्रेम में जो धोखा देता है उसे भी जीवन भर धोखा ही मिलता है। तो स्कंदगुप्त दोनों तरफ का नहीं रहता। रहता है क्या? रह सकता है क्या? जैसे मैं एक उदाहरण पेश करूं, मैंने किसी लड़की से पूछा कि तेरी सहेली विद्यालय में नहीं आई, तो लड़की ने उत्तर दिया कि सर वो तो बीएसटीसी की कोचिंग कर रही है। अब 10 अप्रैल को कक्षा 12वीं की हिंदी साहित्य का पेपर है और लोगों को बीएसटीसी की कोचिंग की सूझ रही है। पहले कौन सा कार्य करना चाहिए था? वो कार्य जरूरी था। पेपर सर पे है, 10 अप्रैल को पेपर है, उस पेपर से कोई लेना देना नहीं है। 12 महीने जिस पेपर के लिए पैसे बिगाड़े, 8,000 रुपए अपने स्कूल की फीस जमा करी और 12 महीना अध्ययन किया, उस पेपर से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको मतलब है बीएसटीसी के पेपर से, सीधा सीधा। मतलब उनका ध्यान भंग हो गया, जैसे स्कंदगुप्त का ध्यान भंग हो गया। देवसेना ने प्रेम प्रस्ताव रखा तो स्कंदगुप्त ने सोची अरे यार क्या जरूरी आ रही, इससे क्यों प्रेम करूं मैं, मेरे को तो ये पसंद है। तो इसने विजया की तरफ एक अट्रैक्टिव हो गया और विजया से कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। विजया ने कहा जा जा, तेरे जैसे 56 पचोल आएंगे। तो विजया ने भी ठुकरा दिया। अब विजया ने ठुकराया तो ये ऐसा कैसे रह गया? अब इधर देवसेना ने मना कर दी, वो गेट खोल दे गुड़िया, इधर देवसेना ने मना कर दी और इधर विजया ने मना कर दी। तो दोनों तरफ से गया, दोनों तरफ से गया। इसलिए याद रखें, जैसे स्कंदगुप्त ने देवसेना को प्रेम ठुकराया तो देवसेना को बड़ी गहरी ठेस पहुंची। किसको ठेस पहुंची? देवसेना। अब बढ़ते हैं आगे। यहीं से एक प्रश्न शुरू होता है, देवसेना की वेदना का मूल कारण। अब बच्चे यहां जो लिखेंगे वो गलत लिखेंगे। देवसेना की वेदना का मूल कारण, तो यहां उत्तर होगा स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के प्रेम से निराशा, क्योंकि स्कंदगुप्त उसे ठुकरा देता है। ये उत्तर है। अब कितने प्रश्न बन चुके हैं? देवसेना कौन थी? उत्तर बंधु वर्मा की बहन। विजया कौन थी? मालव के नगर सेठ की पुत्री। किसने प्रेम प्रस्ताव ठुकराया? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त किससे प्रेम करता था? विजया से, है ना। परंतु विजया भी किसके प्रेम को ठुकरा देती है? स्कंदगुप्त के। हाँ, सही बात है ना। क्योंकि ये कहता है कि सुन बालमा सुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। वो कहते हैं कि चल हट बाजू जाने दे, तेरे जैसे 56 पचोड़ आते हैं। इसने भी ठुकरा दिया। तो अब ये दादा तो अकेला रह गया, अकेला बच गया ना। अब इधर आगे बढ़ते हैं। इसी समय क्या होता है? गेम पलटी होता है। जो बंधु वर्मा है, बंधु वर्मा की हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? और किसके द्वारा? हूणों के द्वारा। किसके द्वारा? तो अब देवसेना प्रतिज्ञा लेती है। कौन प्रतिज्ञा लेती है? प्रतिज्ञा लेती है और कहती है कि मैं जीवन भर राष्ट्र सेवा, मेरे भाई के कर्तव्य को पूरा करूंगी और जीवन भर मैं राष्ट्र सेवा करूंगी, मुझे और कार्यों से कोई मतलब नहीं। दूसरा प्रश्न अगर यूं पूछा जाए कि देवसेना के दुख के कितने कारण थे, अब आप बताना। देवसेना के दुख के कितने कारण थे? वेरी गुड। पहला कारण कौन सा था? प्रेम में निराशा, पहला ही है।
और दूसरा कौन सा था, बताओ, भाई की हत्या। ये दोनों प्रश्न हो गए। अगर प्रश्न आता है देवसेना के दुख के कितने कारण थे, बताओ कितने कारण थे, और बच्चे लिख के आएंगे एक, प्रेम में निराशा, गलत उत्तर, एक नहीं थे, कितने थे, दो कारण थे। ठीक है, ये रिवीजन मैं तो केवल बोल रहा हूं, आप ही करवा रहे हैं, यूं समझ लो, क्योंकि मैं करवा चुका हूं, केवल यहां वापिस इसको समझ रहे हैं, सीधी सीधी बात। आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक तो क्लियर है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, कार्नेलिया का गीत। किसका गीत, ठीक। अब इधर देखो, पहला प्रश्न आता है कार्नेलिया कौन थी, कार्नेलिया कौन थी, अब बताओ कौन थी, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की पुत्री। अगर पेपर में प्रश्न आता है सेल्यूकस कौन था, तो सिकंदर का सेनापति। अगर पेपर में प्रश्न आता है सेल्यूकस कौन था, तो सिकंदर का सेनापति। कार्नेलिया कौन थी, तो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की पुत्री। ठीक है, प्रश्न को समझो फिर उत्तर दो। आगे बढ़ते हैं। कार्नेलिया किस नदी के किनारे बैठी थी, सिंधु नदी के किनारे। अब सिंधु नदी के किनारे कौन बैठी थी, कार्नेलिया। और कार्नेलिया किसके नीचे बैठी थी, एक वृक्ष की छाया में, एक वृक्ष की छाया में। कार्नेलिया किसके नीचे बैठी थी, एक वृक्ष की छाया। आगे बढ़े, अब आगे देखें, कार्नेलिया बैठी बैठी एक क्या गा रही थी, एक गीत गा रही थी, जिस गीत में किसकी महिमा थी, भारत की गौरव गाथा। भारत की क्या थी, कार्नेलिया कहती है कि यहां अनजान क्षितिज को भी क्या मिल जाता है, अनजान व्यक्ति को सहारा किस देश में मिलता है, भारत देश में। और सबसे सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा है, आगे बढ़े। अब इसमें से अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये पूरा टॉपिक अपने क्लियर है, कहीं से भी प्रश्न आए हमें उत्तर देना आना चाहिए। परंतु यदि हम उस टॉपिक को ढंग से नहीं पढ़े, गहराई से नहीं पढ़े, तो फिर वो क्लियर नहीं है। मैंने यहाँ एक प्रश्न लिखाया था, देवसेना की वेदना का मूल कारण, तो मूल कारण क्या था, स्कंदगुप्त के प्रेम से निराशा। किसके प्रेम से, आगे बढ़े, दुख थे। तो देवसेना जो है, देवसेना के दुख के कितने कारण थे, तो दो, एक था प्रेम में निराशा और दूसरा था, ठीक है। और अगर प्रश्न आए देवसेना का गीत किस नाटक से लिया गया है, स्कंदगुप्त से, और कार्नेलिया का गीत, ठीक है। ये प्रतिपाद्य पूरा हुआ। और इसमें एक प्रश्न और आता है, हेम कुंभले उषा सवेरे, है ना, ये वाला जो है, इस लाइन में यदि अलंकार पूछा जाए तो इसमें आएगा मानवीकरण। कौन सा आएगा, और हेम कुंभ में रूपक, कौन सा आएगा। चले आगे। तो कोई इसका मान लो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं 1 मिनट के लिए हटूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, अगला शुरू करते हैं। चलो, अब दूसरा अपना कौन सा है, बोलो फटाफट। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पद्य भाग का पूरा रिवीजन करेंगे अपन एक साथ आज ही। दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
त्रिपाठी निराला। देखो ये ऐसा कवि है, कहते हैं ना कि कोई जिसको रोक न पाया पोखर वो नदी नाला था, कोई जिसको रोक न पाया पोखर वो नदी नाला था, आओ अरे आओ अरे आओ उसको याद करें हम जिसका नाम अब इधर बढ़ना। बताओ अपने पाठ्यक्रम में इनकी कितनी रचना है? पहले का नाम क्या है? गीत गाने दो मुझे। अब दूसरी कौन सी है? सरोज स्मृति। ठीक है, इसमें अब बढ़ते हैं अपन गीत गाने दो मुझे। पहले इसको समझते हैं और फिर इसको समझेंगे। ठीक है, इसमें किसका वर्णन है? कहाँ गलत बोल रहे हो आप लोग? फिर काय का रिवीजन करके आया? कठिन परिस्थितियों से बताओ, कठिन परिस्थितियों से डटकर सामना करने की प्रेरणा। और किसकी प्रेरणा है? संघर्ष की प्रेरणा। अगला, कवि गीत गाना क्यों चाहता है? वीरे वेदना को भूलने के लिए। कवि गीत क्यों गाना चाहता है? अब प्रश्न आ जाए, गीत गाने दो मुझे का मूल प्रतिपाद्य क्या है? आप कर सकते हैं? अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज आप बताना, आप इसमें एक शब्द आता है जहर, है ना? कौन सा शब्द आता है? जहर। और मैंने शायद 2-3 बार पूछा भी सही आपसे, इस जहर शब्द का क्या क्या अर्थ है? ईर्ष्या, द्वेष, विषमता। अब यहां कष्ट लिख के नहीं आए पेपर में, क्योंकि मैंने किसी बच्चे से पूछा, उसने उत्तर दिया कष्ट, तो आपको कष्ट लिख के नहीं आना है। ईर्ष्या, विषमता, द्वेष। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सरोज स्मृति, कौन सा? सरोज स्मृति। अब पहला प्रश्न आता है, सरोज स्मृति कैसा गीत है? बताओ कैसा गीत है? शोक गीत। अब दूसरा प्रश्न आता है, सरोज कौन थी? बताओ। निराला की पुत्री। निराला की पुत्री। अब मैं आपसे और पूछूं, उत्तर आपको देना है। सरोज स्मृति में ध्यान से सुनना, सरोज स्मृति में कवि ने अपनी पुत्री सरोज की तुलना किसकी पुत्री से की है? किसकी पुत्री से की है? अब बताओ आप, किसकी पुत्री से? कण्व ऋषि की पुत्री से। कण्व ऋषि की पुत्री से। उसने यूं पूछा, प्रश्न को समझो, किसकी पुत्री? तो कण्व ऋषि की पुत्री। वैसे शकुंतला के जो माता पिता हैं वो मेनका और विश्वामित्र हैं, परंतु कण्व ने इसका पालन पोषण किया था, इसलिए कण्व की पुत्री आता है। ठीक है, और उसकी पुत्री का नाम क्या था? शकुंतला। शकुंतला। तो आपका उत्तर, सही उत्तर क्या है? कण्व ऋषि की पुत्री। शकुंतला की पुत्री थोड़ी पूछा था, कण्व ऋषि की पुत्री। आगे बढ़े, पिता का नाम पूछा था। क्या पूछा था? अब ये याद रखना, कठिन परिस्थितियों से डटकर सामना करने की प्रेरणा है, संघर्ष की प्रेरणा। वीर वेदना को भूलने के लिए कवि गीत गाना चाहता है। कवि गीत क्यों गाना चाहता है? प्रश्न ऐसे आता है, कवि गीत क्यों गाना चाहता है? तो आपका उत्तर होगा वीर वेदना को भूलने के लिए। वीर वेदना को
भूल। और सरोज स्मृति कैसा गीत है? सरोज कौन थी? निराला की पुत्री। सरोज स्मृति में कवि ने अपनी पुत्री सरोज की तुलना किसकी पुत्री से की? अब मैं एक और पूछूं, सरोज स्मृति के अनुसार कवि ने आकाश को किसका प्रतीक बताया? स्वर्गीय पत्नी का। और मही को किसका प्रतीक बताया? सरोज का। किसका? और सरोज कौन थी? उसकी पुत्री, निराला की पुत्री। उसकी किसकी? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम। ये जो शहर है, जहर जो शब्द है, भर गया जहर से जीवन, है ना, इसलिए जो ये पंक्ति थी भर गया जहर से जीवन, उसमें से जहर उठाया मैंने। और जहर जो शब्द पूछ लिया जाए कि जहर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको क्या लेना है? ईर्ष्या, विषमता, द्वेष। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक क्या है? शाबाश। तो तीसरा पार्ट कौन सा है? अज्ञेय का। अज्ञेय का। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। पहली बात है, ये लिख दिया हमने अज्ञेय। क्या लिख दिया? अज्ञेय। अब पहला प्रश्न अगर आ जाए, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो हम लिखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, अब इसके बाद इधर बढ़ते हैं, इनकी रचना। पहली कौन सी है? यह दीप और दूसरी कौन सी है? मैंने देखा। ठीक, यह दीप अकेला किससे ली गई है? बावरा अहेरी। अब अगर पेपर में आ जाए, यह दीप अकेला जो है किससे ली गई है? बावरा अहेरी। और मैंने देखा एक बूंद किससे ली गई है? अरे अरे ओ करुणा प्रभामय। अब यहां चलते हैं अपन, यहां पहले इसको लेते हैं। इसमें दीप किसका प्रतीक है? आराम से बताओ, घबराओ मत। दीप किसका प्रतीक है? दीप किसका प्रतीक है? ठीक है, अब यहां इसमें व्यक्तिगत सत्ता को, कौन सी सत्ता को? है ना, व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो यहां व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने का क्या किया गया है? प्रयास किया गया है। ये दीप अकेला, इसमें दीप किसका प्रतीक है? व्यक्ति का। दीप किसका प्रतीक है? व्यक्ति का। और पंक्ति समाज का। पंक्ति किसका प्रतीक है? शाबाश, समाज का। अब यहां वैसे भी दिख रहा है, तो व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अगर प्रश्न आता है
ये दीप अकेला किससे लिया गया? बावराएरी से। इसमें दीपक किसका प्रतीक है? व्यक्ति का। पंक्ति किसका प्रतीक है? समाज का। और इसकी मुख्य जो भाव है, अगर ऐसा देखा जाए, अगर मुख्य बात करें तो व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने देखा एक बूंद, मैंने देखा एक, इसमें क्या करेंगे? बूंद किसका प्रतीक है? बूंद प्रतीक है व्यक्ति का, और सागर प्रतीक है समाज का। किसका प्रतीक है? समाज का। ये दो तो हो गए। इसके बाद व्यष्टि और समष्टि। यहां गलती नहीं हो इसलिए मैं दोनों बता रहा हूं। यहां व्यष्टि किसका प्रतीक है? व्यक्ति का। और समष्टि किसका प्रतीक है? समाज का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। आगे बढ़ते तीसरे पे, नहीं सॉरी, चौथा वाला पार्ट। और हमारा चौथा पार्ट कौन सा है? केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह, इनकी रचना कौन सी है? पहली कौन सी है? बनारस। और दूसरी कौन सी है? दिशा। अपन ऐसा करते हैं, बनारस को तो उधर पढ़ लेते हैं और दिशा को इधर पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले बनारस पे चले जाते हैं। ठीक है, पूरा बनारस वाला पढ़ेंगे, बनारस कविता पूरी पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ना है अपन को? ठीक है, बनारस शहर कैसे चलता है? धीरे धीरे। कौन सा शहर? बनारस शहर कैसे चलता है? इसके बाद शहर शब्द किसके लिए आया है? वेरी गुड। किसके लिए आया है? बनारस के लिए। किसके लिए? शाबाश। इसके बाद इसमें किसका वर्णन है? वसंत ऋतु का। वसंत ऋतु आने पर भिखारियों के कटोरे किससे भर जाते हैं? भिखारियों के खाली कटोरे, है ना? खाली कटोरे, कटोरे किससे भर जाते हैं? भिक्षा से भर जाते हैं। किसके आने पर? वसंत ऋतु के आने पर। और हाँ, यहां सैकड़ों वर्षों से क्या रखी हुई है? यहां सैकड़ों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से तुलसीदास की क्या रखी हुई है? खड़ाऊ रखी हुई है। कहां रखी हुई है? बनारस शहर में। और विशिष्ट विशेषता कौन सी है? प्राचीनता व बनावट इसकी विशिष्ट विशेषता है। अभी इसमें एक बात और है बहुत गहरी, पूर्णता व रिक्तता। अब इधर देखो,
यहां जगह शायद कम तो नहीं पड़ेगी, चलो इधर देख लेते हैं। पूर्णता किसका प्रतीक है? पूर्णता का प्रतीक क्या है? वसंत आने पर, वसंत आने पर भिखारियों के खाली कटोरे किससे भर जाते हैं? भिक्षा से भर। और चारों ओर आनंद ही आनंद दिखाई देता है। ये किसका प्रतीक है? पूर्णता का। अब रिक्तता का प्रतीक, रिक्तता का प्रतीक क्या है? उसी समय अंधेरी गलियों से एक शव को, किसको? किधर? गंगा नदी के किनारे पर ले जाया जाता है। ये किसका प्रतीक है? ये रिक्तता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? रिक्तता का प्रतीक। आगे बढ़ते हैं। अब दिशा जो कविता है, कौन सी कविता? हमारा रिवीजन शानदार हो रहा है। अब देखते हैं दिशा कविता में क्या है, बताओ। बनारस में, हाँ, बनारस के 2 मोहल्ले, पर अब कहाँ लिखेंगे 2 मोहल्ले? एक काम करते हैं, रुको, इस दिशा को इधर, अरे दिशा को इधर सरका लेते हैं ना। दिशा छोटी कविता है, पहले बनारस को सलेट देते हैं, दिशा को अपन यहां लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो बनारस हो गया, और इधर दिशा को ले लेते हैं, तो दिशा इधर पढ़ लेंगे अपन, यहां पढ़ लेते हैं। बनारस के 2 मोहल्ले, कितने मोहल्ले? कितने मोहल्ले? अब प्रश्न आ जाए, बनारस के 2 मोहल्ले के नाम क्या थे? लहर तारा, और दूसरा कौन सा था? मडवा डी है। मडवा डी से धीरे धीरे क्या चलती है? इनसे धूल भरी आंधियां चलती है। धूल भरी आंधियां चलती है। धूल भरी क्या चलती है? और एक बात बताऊं, अब यहां धीरे धीरे बार बार आ रहा है। बनारस शहर में धीरे धीरे की लयात्मकता है या गति है, स्पष्ट कीजिए। अब क्या लिखोगे? देखो कैसे लिखना है। बनारस शहर धीरे धीरे चलता है। बनारस शहर में हर कार्य धीरे धीरे होता है। बनारस शहर के लोग धीरे धीरे चलते हैं। बनारस शहर में संध्या के समय आरती होने पर जो घंटियां हैं वो कैसे बजती है? धीरे धीरे बजती है। और बनारस शहर में हर कार्य धीरे धीरे होता है, इसलिए यहां धीरे धीरे की लयात्मकता है, ठीक है। ऐसे स्पष्ट करना है। ये पूरी हो चुकी है बनारस। अब लेते हैं दिशा। अब दिशा में देखो, बाल मनोविज्ञान का यथार्थ चित्रण है। बालकों की जो सोच होती है, वेरी गुड, बालकों की सोच कैसी होती है? सीमित होती है। वो एक दायरे में सोचते हैं। बालक से पूछने पर बालक हिमालय किधर बताता है? जिधर उसकी पतंग उड़ रही।
मतलब बालकों की सोच कैसी होती है? सीमित, सीमित दायरे में होती है, वो सीमित सोचते हैं, वो अपने अनुसार ही बताते हैं। तो ठीक है, हमने इसका भी रिवीजन कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और हो जाएगा क्या? ठीक है, विष्णु खरे को ले लेंगे अब। ठीक है, एक और ले लेते हैं। अपन भी क्या करें, अब मोबाइल की स्टोरेज इतनी है तो उसका अपन क्या कर सकते हैं, और अपन टाइम ज्यादा वेस्ट कर भी नहीं सकते। कितनी स्टोरेज और बची इसमें? 13 GB और बची है ना, तो एक और करवा देते हैं, फिर अपनी ऑफलाइन वाली क्लासेस शो करने लग जाएंगे ना। एक और कर लेते हैं ना, क्यों रिस्क लें, कल की तरह मोबाइल भी हैंग हो जाएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास इतनी सुविधा तो है नहीं। कौन सा है अगला? क्या है? विष्णु खरे। इसको आप अच्छे से बताना, यूं समझना कि आप ही पढ़ रहे हो और आप ही पढ़ा रहे हो एक तरह से। विष्णु खरे की कितनी रचना है? पहली कौन सी? एक कम। इस एक कम को तो इधर ही ले लेते हैं, और दूसरी कौन सी है? इस सत्य को इधर ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पहले बात है, एक कम में किसका वर्णन है? स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया गया है, रेखांकित किया गया है। ठीक है, स्वतंत्र भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को क्या किया गया है? रेखांकित किया गया है। समाज में आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा, घास मत काटा करो, एक तो आप शुद्ध बोला करो या अच्छा बोला करो, भले दो बोलो, क्या हूं से कुछ समझ में नहीं आता है। समाज में आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता के स्थान पर अब क्या हो रहा है? धोखाधड़ी, आपसी खींचतान और सामूहिकता के स्थान पर, देखो पहले क्या था? आपसी विश्वास था, परस्पर भाईचारा था, सामूहिकता की भावना थी, परंतु वर्तमान में क्या हो रहा है? धोखाधड़ी, आपसी खींचतान के कारण क्या आएगा? हाँ, सामूहिकता के स्थान पर धोखाधड़ी, आपसी खींचतान ने ले लिया। समाज में आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता के स्थान पर धोखाधड़ी, आपसी खींचतान ने ले लिया। बस इसके बाद अमीर बनने के लिए अपने स्वाभिमान को
तक बेच दिया, अपने स्वाभिमान को तक बेच दिया। ठीक है, इसलिए कवि हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को क्या समझता है? ईमानदार समझता है, क्योंकि उसने बेचारे ने किसी से बेईमानी नहीं की। भले उसने हाथ फैलाया परंतु उसने किसी से बेईमानी नहीं की, इसलिए उसे कवि क्या समझता है? ईमानदार। अब आगे चलते, सत्य, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते। हाँ, एक लाइन वो लिख देंगे, व्यंग्य किया गया है, पर जगह का क्या करें, इधर ले लेते हैं ना, थोड़ा सा सत्य को आगे भी बढ़ा देंगे, इसमें ले लेने। इस कविता में स्वार्थी, चालाक, धोखेबाज और भ्रष्ट, वेरी गुड, भ्रष्ट व्यक्तियों पर व्यंग्य किया गया है। अभी तक तो बच्चों को यह भी पता नहीं है कि किस पार्ट में क्या है। और देखो, मैं भी क्या करूं, मैं तो कितने अपने 10 पार्ट है ना, 11 है, 11 ही पार्ट का रिवीजन करवाने की कोशिश तैयार हूं मैं तो। पर क्या करें, बच्चे बोल रहे हैं, आप बता रहे हैं कि सर स्टोरेज नहीं है मोबाइल की, तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, 5 तक ही हो पाया। मेरे मोबाइल की स्टोरेज इतनी है, मैं भी कहां से लाऊं स्टोरेज, क्योंकि सुविधा नहीं है अपने पास इतनी, तो इतना ही रिवीजन करवा पाया। कल देखते हैं, और रिवीजन कल करवा देंगे, इसमें तो करते हैं पूरा। अब देखिए, अगर बोर्ड के पेपर में प्रश्न आ जाए कि विष्णु खरे द्वारा लिखी गई कविता एक कम का सारांश लिखिए, ये पूरा क्या था? सारांश। पूरा क्या था? अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ज्यादा समझदार हो गए हैं, टीचर से ज्यादा समझदार बच्चे हैं, उनके मर्जी में आता है वैसा व्यवहार करते हैं, उनके मर्जी में आता है वैसा, अपने आप को ज्यादा सियाने समझते हैं। देखो, समझदार होना अच्छी बात है, समझदार होना अच्छी बात है, पर ज्यादा समझदार होना अच्छी बात नहीं। आप जो लड़के लड़कियां कक्षा में बैठे हैं, क्या आप पागल हैं? क्या आप पागल हैं? नहीं है। आप पागल होते तो आप भी घर पे होते, या आप ज्यादा समझदार होते तो आप भी कहां होते? घर। पर आपने उचित समझा कि 10 अप्रैल को हमारा पेपर है और हमें एक ही नाव पर सवारी करनी चाहिए, क्योंकि 2 नाव पर सवारी करने पर व्यक्ति डूब जाता है। एक समय में एक कार्य को ही करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति का कार्य सफल। इसलिए आप विद्यालय आ रहे हैं, आप सीख रहे हैं, और उसका फायदा आपको रोजाना मिल रहा है। मैं कम से कम आज 4 दिन हो गए मुझे पढ़ाते रोजाना आपको फायदा मिल रहा है, और फायदा मिल रहा है इसीलिए आप आ रहे हो। जो एक बार आ गया वो बंद नहीं हुआ, वो रोजाना आ रहा है। और जो घर पे बेटा बेटा ज्यादा समझदार बन रहा है, वो समझदार ही बन गया, वो घर पे ही रह गया, उसको ये भी पता नहीं है। और ऊपर से मेरे जैसे के फोन लगाएगा तो मैं तो यही कहूंगा ना, मैंने कहा यार क्या पढ़ाते हैं स्कूल में, अब तो पेपर आ गया, घर पे तैयारी करो, क्योंकि आप तो ऑलरेडी समझदार हो, टीचर की बात आपने मानी नहीं। और तो और लड़कियां तो और ज्यादा आगे हैं, 10 अप्रैल को तो पेपर आ रहा है और बीएसटीसी की कोचिंग जा रहे हैं। ऐसे लोगों का भगवान कैसे उद्धार करेगा? है? अरे युद्ध क्षेत्र की सैर में उतरना है आपको। 10 अप्रैल को हिंदी साहित्य का पेपर है, जिस पेपर की तैयारी के लिए आपने 12 महीने वेस्ट की, 12 महीनों से तैयारी कर रहे हो। आपको पता है मैं अगली गर्मी से पढ़ा रहा हूं, मई से पढ़ा रहा हूं लगातार, और वापिस देखो अप्रैल आ गया, मई आने वाली है, तो तकरीबन मेरे को 12 महीने होने वाले हैं, क्योंकि अकलेरा में विद्यालय गर्मी से ही चलते हैं। उन लोगों का भगवान कैसे उद्धार कर सकता है? ये तो वही बात हो गई कि सामने दुश्मन खड़ा है और आप आक्रमण करने तो जा रहे थे, और बीच में नई नवेली कोई मिल गई आपको और उसने कह दिया कि रुक जा, क्या युद्ध करता है, चल मेरे साथ घूमेंगे, तो आप तो बीच में से चले गए।
अरे दादा, सबसे बड़ी काम बात है एक समय में एक काम करो, उसे अच्छा करो। अरे 10 अप्रैल के बाद भी बीएसटीसी की कोचिंग हो सकती है। क्या बीएसटीसी बग जाएगी? बग जाएगी क्या? नहीं बगेगी, परंतु ज्यादा समझदार, समझदार नहीं ज्यादा समझदार। क्या करें ऐसे लोगों को? अपन पढ़ लेते हैं सत्य, अपन ने इसका एक कम का सारांश पढ़ा, और मां सरस्वती की कृपा से हम जो मेहनत कर रहे हैं और आप मेरे साथ जो मेहनत कर रहे हैं, एक दिन जरूर रंग लाएगी। कहते हैं कि जमाने में बुराई करने वालों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, पर साथ देने वालों की भी कोई कमी नहीं। अगर कोई साथ देना चाहे, भले साथ देने वाला एक हो तो वो भी बहुत बड़ा है। बुराई करने वाले भले 1000 हो तो वो करे बुराई, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर साथ देने वाला भी एक दमदार हो तो वो ही बहुत बड़ा है। और जगत जननी मां सरस्वती वाणी की देवी की जब हम आप पर हम पर कृपा है तो फिर और किसकी जरूरत है? तो हम तो अपने कर्तव्य का सही से पालन करें, इससे बढ़िया और कोई बात नहीं है। कर्तव्य का पालन करेंगे तो मां सरस्वती हमें जरूर सफलता प्रदान करेगी। चलते हैं, हमने एक कम का पूरा सारांश पढ़ा, और आपको पता है बिना देखे, बिना किसी सामग्री की आवश्यकता के सारे पद्य के पाठों का रिवीजन नहीं करवाया जा सकता। फिर भी आप बोल रहे हैं, देख लो, आप बिना देखे आप बोल रहे हो, क्योंकि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में ऐसा ही पढ़ाया, ऐसी मेहनत करी, पूरे दिल से मेहनत करी, पूरे मन से मेहनत करी, इसलिए आप बोल रहे हो, और आधा साथ में दे रहा हूं, आप इसका नतीजा देख रहे हो। अब मैं क्या करूं? लोगों की किस्मत ही फूटी है कि मेरे मोबाइल में स्टोरेज नहीं है, क्या कर सकते हैं? अन्यथा मैं तो पूरे पद्य भाग का एक साथ रिवीजन करवाने वाला था, पर क्या करें, 20 जीबी है, 20 ही थी ना, 20 जीबी भी फिनिश होगी। कल भी ऐसे हुआ था और आज भी ऐसे हुआ। अब किस्मत से ये वीडियो अपलोड हो गया तो इतने 5 पार्ट तो रिवीजन कर लेंगे ज्यादा समझदार लोग, और नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो ये भैया सारांश है, इसमें से जरूर प्रश्न पूछा जाता है, भले ही सारांश का नहीं पूछा जाता तो ये पूछ लिया जाता है, एक कम पाठ में, सॉरी, एक कम कविता में किसका वर्णन है? तो इस कविता में स्वार्थी, चालाक, धोखेबाज और भ्रष्ट व्यक्तियों पर व्यंग्य किया गया है। जानते हैं ना स्वार्थी लोग? आप कैसे स्वार्थी लोग होते हैं? अभी उदाहरण दिया मैंने। अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर लोग पहचानना भी भूल जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी चलेगी? एक तो होगी एक कम, अब कौन सी चल रही है? सत्य। सत्य में ध्यान से देखना, मेरे पास इतनी जगह नहीं है, परंतु मैं जितना पढ़ा सकता हूं, जितनी जगह बच रही इसमें लिख सकता हूं, इतना तो लिखता हूं। यह महाभारत के पौराणिक संदर्भ पर आधारित हैं। इसमें युधिष्ठिर, एक मिनट, ज्यादा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, मैं आपकी भावना को समझ गया, क्योंकि मैंने इससे भी ज्यादा इसमें लिखा रखा है, समझा रखा है, पर हम क्या करें, बोर्ड जितना बड़ा है इतना ही तो लिख पाएंगे। इसमें युधिष्ठिर किसका प्रतीक है? युधिष्ठिर प्रतीक है व्यक्ति का। युधिष्ठिर किसका प्रतीक है? और विदुर प्रतीक है सत्य का प्रतीक कौन है? विदुर। और व्यक्ति का प्रतीक कौन है? युधिष्ठिर। व्यक्ति का प्रतीक कौन है? और सत्य का प्रतीक कौन है? ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं इसको, तो जगह, ज्यादा जगह भी नहीं है बोर्ड पे, ठीक है। तो आप लोग ये 5 पार्ट मैंने जो रिवीजन करवाया, इसका रिवीजन कर लेना जो करना चाहें, क्योंकि ज्यादा स्टोरेज नहीं होने के कारण मैं आगे नहीं पढ़ा पाया, क्योंकि मोबाइल ही भर गया और मेरे पास अन्य सुविधा नहीं है, अन्य प्रकार की सुविधा नहीं है। मैंने भी डिजिटल बोर्ड मंगवा लिया है, पर अभी वो सेटअप नहीं हुआ है, अभी नहीं लगाया उसको,
2-4-8 दिन में लग जाएगा और आपके पेपर भी हो जाएंगे। जहां तक आप भी फ्री, फिर लग जाएगा, फिर नए आएंगे तो वो उनके काम में आ जाएगा। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।